हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2011। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछता है कि विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्जेस फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो पहले मुझे बताओ, अभी हमने 1 साल 2 साल पहले देखा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किन्होंने दी थी? दादा भाई नारोजी ने दी थी, है ना। 1901 में पब्लिश हुई उनकी बुक क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें आखिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, होम चार्जेस को बोला गया था कि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ड्रेन ऑफ वेल्थ में। तो होम चार्जेस आखिर होता क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंड कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस? तो फंड्स यूज टू सपोर्ट इंडिया ऑफिस इन लंदन, बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड, फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया, ये भी ट्रू है। फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश, ये भी ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिश की पोस्टिंग इंडिया में ब्रिटिश पर्सनल की बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, बिकॉज दे वर पेड हैंडसम सैलरी प्लस अमेजिंग पेंशन। ठीक है, और ये सारा इंडिया से आता था। इसी सबको तो ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला था कि वॉर में ब्रिटिश अपने लिए वॉर लड़ रहा है, लेकिन पैसे कहाँ से? भारत से आ रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया ऑफिस जो लंदन में है, उसको सपोर्ट कहाँ से? भारत से ही किया जा रहा है। तो इन सबको इंक्लूड किया जाता है किसमें? होम चार्जेस में। सो फाइनली द डी वुड बी द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होम चार्जेस में सब कुछ ही इंक्लूडेड है, यू कैन सी दिस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस with which Sir William Wedderburn and W.S. Cain had set up Indian Parliamentary Committee in 1893? आपको पता होगा कि इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी 1893 बनी थी और उसमें एक मेंबर बने थे इंडियन, वो कौन थे? बताना मुझे। इज इट दादा भाई नारोजी? येस और नो कमेंट में लिखना। तो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि सर विलियम वेडनबर्ग और W.S. काइन के द्वारा बनाई गई थी 1893 में, उसका आखिर पर्पस क्या था? तो ऑप्शन है टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, बिल्कुल सही बात है। दे फॉर्म्ड इट टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। इसी के एजिटेशन का रिजल्ट में तो फाइनली एक इंडियन को बनाया भी गया था मेंबर, है ना, एक्सेक्यूटिव काउंसिल का। सो बेसिकली ये ऑप्शन सही है। सेकंड देखो, टू कैंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू इंपीरियल जुडिशियरी, नो। टू फैसिलिटेट अ डिस्कशन ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नो। टू एजिटेट, उस समय तो इंडियाज इंडिपेंडेंस की तो बात भी नहीं कर रहे थे लोग ज़्यादा। एजिटेट फॉर एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं। सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन, 1893 में विलियम बेडनबर्ग और W.S. काइन ने स्टैब्लिश किया था इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। एम था एडवोकेटिंग इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। मेन गोल वॉज टू हाईलाइट द ग्रीवेंसेस एंड कंसर्न्स ऑफ इंडियंस and the British colonial era and to push for necessary political change. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the reason for महात्मा गांधी to organize सत्याग्रह on behalf of peasants of खेदा? ये हमने कितने बार PYQ में कर लिया है और फिर से ये क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री के कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने अगर ढंग से PYQs ही कर लिया तो आपकी 85 to 90% क्वेश्चन, मुझे लगता है एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज़्यादा दिक्कत इस पर नहीं आएगी। 5 से 10% तो एक डिफरेंट बाउंसर होता ही है अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, तो देखो कि हमने देखा था चंपारण, अहमदाबाद और उसके बाद खेदा 1917 और ये हुआ था 1918 में। इसमें क्या था? अहमदाबाद में मिल था, मिल स्ट्राइक, है ना, और हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने किया था। और खेदा में क्या था? खेदा में बेसिकली लेबर यूनियन, खेदा में क्या था कि बेसिकली पीजेंट्स पे भी लैंड रेवेन्यू, फेमाइन आ गया था खेदा में, फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लैंड रेवेन्यू कम नहीं कर रही थी। इसीलिए पीजेंट्स ने क्या किया था? स्ट्राइक किया था। वो कह रहे थे कि हमारा लैंड रेवेन्यू देने लायक ही हम नहीं है, तो हम आपको क्या लैंड रेवेन्यू देंगे। तो बेसिकली इसका ये था। और रीज़न क्या था महात्मा गांधी का सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने का? यही रीज़न था। अब ऑप्शन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट, बिल्कुल सही बात है। ड्रॉट के होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू एग्जॉस्टिवली जो है वो कलेक्ट कर रही थी, तो ए सही है। द
एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात? नहीं, ये तो परमानेंट सेटलमेंट आपको पता होगा 1793 की बात है, ऐसा कुछ प्रपोजल नहीं था. सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. ठीक है, महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह कब? 1918 में. और फाइनली पीजेंट जो थे वो अनेबल टू पे दे वर अनेबल टू पे द लैंड रेवेन्यू ड्यू टू एक्सेसिव टैक्सेस, है ना. और प्लेग आ गया था और उसी टाइम पे ड्रॉट आ गया था जिसकी वजह से उनके पास पैसे ही नहीं थे. फाइनली गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया पीसफुल प्रोटेस्ट और एज अ रिजल्ट टू इट गवर्नमेंट ने इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लिया कि वो क्या कर दे, वो एग्जेम्प्ट कर दे पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर द फार्मर्स. ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? इट इज अ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस और सिविल रेसिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वेर रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट कब आई थी भाई? 1928 में आई थी, है ना. मोतीलाल नेहरू, जब इंडिया को बोला गया था कि भाई आप अपना तो कुछ इंडिपेंडेंस के लिए कुछ आइडिया बना ही नहीं सकते हो, ड्राफ्ट नहीं कर सकते हो, तब जाकर के इंडियंस को बोला गया था कि आप अपना ड्राफ्ट करके दिखाओ ब्रिटिश के द्वारा, तब जाके नेहरू रिपोर्ट आई थी. ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसके कौन थे? इसके चेयरमैन थे. और फाइनली इन्होंने क्या डिमांड करी थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? नहीं भाई, इस समय तो ये लोग एक ही चीज़ में खुश थे, विच वॉज डोमिनियन स्टेटस. दे डिड नॉट आस्क फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज, हमने PYQ जो डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि इसका रेजोल्यूशन ही 1929 में लाहौर सेशन में, जिसके कि प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू जी. उस टाइम पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन फाइनली पास होता है. तो ये तो गलत है. कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज उस समय हमने नहीं डिमांड किया था, हमने डोमिनियन स्टेटस डिमांड किया था. तो 1 को डिलीट कर दो, यहाँ से हटाओ, तो आपका आंसर तो ऐसे ही लेकर गया 2 और 3 एलिमिनेशन प्रोसेस से. बट फिर भी चलो देख लेते हैं बाकी ऑप्शन. ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटी. यस, रिजर्वेशन माइनॉरिटी को देंगे और ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा. सेपरेट इलेक्टोरेट को मना कर दिया था, जिसकी वजह से जिन्ना के 14 पॉइंट्स प्रपोजल में से एक ये भी पॉइंट था जिसको कि इन्होंने मना किया था. प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल, इसके लिए भी बात की गई थी उसमें रिपोर्ट में. सो 2 और 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. अब आप देख लो, नेहरू रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था जॉइंट इलेक्टोरेट, फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल, और ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन प्रिपेयर्ड 1928 में हुआ था. रिकमेंड किया था जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और रिकमेंड किया था फुल लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अब देखो और भी अदर रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अडल्ट सफरेज, ठीक है, और राइट टू वोट फॉर मेन एंड वुमेन अबव 21 ईयर्स. तो आपको मैं बता दूं कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ और 1950 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन आया, उस टाइम पे हम 21 ईयर्स एंड अबव भी वोट देने के काबिल थे, वोट देने के लायक थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. बट फाइनली 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है कब? 1989 में. उस टाइम पे वोटिंग जो है वो एज वोटिंग की घटा करके क्या कर दी जाती है? 21 to 18 ईयर्स कर दी जाती है. तो ये सही है. इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, येस. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर. प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, येस. तो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता स्टैब्लिश भी हुआ था, हमने देखा था 1937 में. रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन प्रोविंसेस वेयर देयर एन माइनॉरिटी, येस. रिजर्वेशन जो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, रिजर्वेशन फॉर नॉन मुस्लिम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ये सारे इसके अदर रिकमेंडेशन थे, इसको याद रखना. आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट? क्या नहीं सही है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में? कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत है? तो पहला, मूवमेंट वॉज ऑल्सो नोन एज इंडियन ऑगस्ट मूवमेंट. अब मैंने आपको बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 8 अगस्त, है ना, गोलिका टैंक रोड मैदान पे क्या हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, बॉम्बे में. तो इसीलिए 8 अगस्त की वजह से क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था. तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको? हम इसको अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं. तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई? ट्रू नहीं पूछ रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है. इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, येस, इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी. डू और डाई का उन्होंने दिया था. इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल. ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज इट अट्रैक्टेड large section of labor class in general. ठीक है, so D would be the correct option. अब देख लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, उषा मेहता. उषा मेहता का नाम हमने अभी PYQs में डिस्कस कर रखे हैं. हम यहाँ फिर से इसको रिआइटरेट करेंगे कि उषा मेहता जो है वो जानी जाती हैं किस लिए? सीक्रेट रेडियो चलाने के लिए. कहाँ पे? बॉम्बे में. कब? 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे. शी वॉज बेसिकली अ फीमेल रेवोल्यूशनरी हु पार्टिसिपेटेड स्ट्रांगली इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, येस, बॉम्बे में. सो उषा मेहता इज नोन फॉर दिस.
ओके, बहुत ही फेमस है, चित्तूर पांडे, उषा मेहता, ऑल ऑफ दिस। तो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। उषा मेहता वॉज अ प्रोमिनेंट गांधीयन and an important figure in Indian independence movement. She was born in 25th March 1920. कहाँ पे? गुजरात में। एंड मेहता एंड एसोसिएट स्टार्टेड सीक्रेट रेडियो 14 अगस्त 1942 पे। कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है, तो रेडियो वॉज मूव टू डिफरेंट लोकेशन ताकि वो ट्रेस ना हो पाए, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं सीक्रेट रेडियो। ठीक है, ताकि ट्रेस इसका करना मुश्किल हो जाए, टू अवॉइड द कैप्चर बाय द गवर्नमेंट, इसीलिए इसका लोकेशन जो है वो चेंज होता रहता था। पुलिस ने अरेस्ट किया था उषा मेहता को कब? 1942 में, आफ्टर बीइंग बिट्रेड बाय एन इनसाइडर ने बिट्रे किया था। उसके बाद 1946 में शी वॉज फाइनली रिलीज्ड, ठीक है, बाय द इंटरिम गवर्नमेंट इन बॉम्बे। हम लोग को पता है कि 9 दिसंबर फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट की क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी, उसके बाद इनको रिलीज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जनरली हम टाइम पीरियड क्या देखते हैं? 2600 BC से 1900 BC, राइट। और ये कौन से एज में आता है? ये कैल्कोलिथिक एज में आता है। कैल्को मतलब होता है कॉपर, और इंडस वैली ये मेटल एज भी इसको कहते हैं, कैल्कोलिथिक एज को। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने एलॉय बनाया था, किस चीज़ को मिला करके? कॉपर और टिन को मिला करके। कॉपर फ्रॉम खेत्री माइंस एंड टिन फ्रॉम द अफगानिस्तान रीजन। और यहाँ के बारे में बताया जा रहा है, इट वॉज द अर्बन सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया। अब देखते हैं, इट वॉज एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट। बिल्कुल, जो जो हमें चीज़ें मिली हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था। ट्रू। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज टू मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल। बिल्कुल, हमें कॉटन के जो सीड्स फॉसिल्स के फॉर्म में मिले हैं, कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में हमें कॉटन के सीड्स के फॉसिल भी मिले हैं, जो कि एक नियोलिथिक साइट भी है। तो बुरजहम में भी हमको कुछ सीड्स मिले हैं। तो बेसिकली दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से 1900 BC, लार्जली सेक्युलर, वाइल रिलीजियस आर्टिफैक्ट हैव बीन फाउंड सच सील्स डिपिक्टिंग डेटीज। सील्स का मैंने बताया हुआ आपको कि पशुपति सील मिला था हमें, है ना। उस पर हमें एंटीलोप मिला है, 2 एंटीलोप मिले हैं, राइनोसेरस मिला है, टाइगर मिला है ना। तो हेड गियर पहने हुए पशुपति मिले हैं। तो वो डिपिक्ट करता है रिचुअलिस्टिक सिंबल को, बट कहीं भी ये डोमिनेट नहीं करता था एवरीडे लाइफ में। फोकस ज़्यादातर ट्रेड में थी, अर्बन प्लानिंग में थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में थी। कॉटन टेक्सटाइल, तो कॉटन को यहाँ पे तो हमें वीविंग इंडस्ट्री भी मिली है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। 3000 BC के आसपास का हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग एविडेंस मिला है, जहाँ कॉटन फ्रेगमेंट हमें मोहनजोदारो जैसे प्रोविंस पे देखने को मिला है। ठीक है, सो फाइनली हमारा ये 2011 का डिस्कशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ आई होगी। आपको मैं नेक्स्ट डिस्कशन में अब मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू, बाय बाय।